नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, समाज से संबंधित पहले भी 2 वीडियो मैं बना चुकी हूँ जिसमें हमने समास के 4 भेद बहुत ही विस्तार से हमने पढ़ा है। इस वीडियो में जितने भी अभ्यास प्रश्न आप देख रहे हैं इन सब का पीपीटी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा और साथ ही साथ आई बटन में भी आप चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज जो हम समास के अंतिम 2 भेद देखने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। आज हम देखेंगे कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। इन दोनों समास में जो समस्त पद होते हैं उन्हें कैसे पहचाना जाएगा, उनके विग्रह का क्या नियम है और इन 2 समास से संबंधित बहुत सारे उदाहरण आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले कर्मधारय समास से। तो आज हम देखने वाले हैं कर्मधारय समास। इसके जो समस्त पद होते हैं उनको पहचानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्मधारय समास में 3 तरह के समस्त पद आपको मिलेंगे और उनके आधार पर ही आपको इसका विग्रह भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर समस्त पद जो है वो 3 तरह के होते हैं। पहला जो समस्त पद है उसमें विशेषण और विशेष्य होता है, मतलब कि जो पूर्व पद और उत्तर पद है उसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। इसी तरह से जो दूसरे नंबर का जो समस्त पद है कर्मधारय समास के अंतर्गत, वो शब्द जो होता है उसमें पहला पद उपमेय होता है और दूसरा पद होता है उपमान। और तीसरे तरह का जो समस्त पद होता है उसमें पूर्व पद उपमान होता है और जो दूसरा पद होता है उत्तर पद होता है वो उपमेय होता है। इसको अगर उल्टा कर दिया जाए, उपमान पहले और उपमेय बाद में कर दिया जाए, तो इस तरह का समस्त पद हम तीसरे नंबर पे हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, उपमान क्या है और उपमेय क्या है। तो आइए पहले इन शब्दों को हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है विशेषण और विशेष्य। आप कैसे पहचानेंगे कि कोई शब्द जो है वो इन तीनों में से किसके अंतर्गत आ रहा है। अब यहाँ पर पहला जो समस्त पद है वो आपको मिलेगा विशेषण और विशेष्य के कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है आइए देखते हैं। जैसे कि पहला शब्द मैंने लिया है नील कमल। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मुख्य शब्द है वो है कमल। कमल की बात की जा रही है और कमल की क्या विशेषता बताई जा रही है कि कमल जो है वो नील मतलब नीले रंग का है। तो यहाँ पर ये जो दोनों पद हैं, पूर्व पद विशेषण है और ये विशेषता किसकी बता रहा है, ये जो उत्तर पद है वो कमल की विशेषता बता रहा है, इसे हम विशेष्य कहेंगे। तो ये जो शब्द है वो विशेषण और विशेष्य वाला समस्त पद है। इसी तरह से एक और उदाहरण हम देख लेते हैं, प्रधानमंत्री। यहाँ मुख्य बात जो हो रही है वो हो रही है मंत्री की। मंत्री कैसा है, वो प्रधान है। तो यहाँ पर मंत्री जो होगा वो विशेष्य होगा, मतलब कि उत्तर पद जो होगा वो विशेष्य होगा और पूर्व पद जो होगा वो विशेषण होगा। पूर्व पद जो है हमेशा उत्तर पद की विशेषता बताते हुए आपको मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले टाइप का जो आपको शब्द मिलेगा कर्मधारय समास में वो इसी कॉम्बिनेशन के साथ मिलेगा। पहला पद जो है वो या पूर्व पद जो है वो विशेषण होगा और दूसरा पद जो है वो विशेष्य हो गया। तो यहाँ पर आपको ये जो है शब्दों को पहचानना बहुत ही आवश्यक है। इसका विग्रह कैसे करेंगे ये हम आगे देख लेते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि उपमान और उपमेय का क्या अर्थ है। अब यहाँ पर दूसरे तरह का जो समस्त पद आपको कर्मधारय समास में मिलेगा उसमें होगा पहला पद मतलब पूर्व पद उपमेय होगा और दूसरा पद उपमान होगा। पहला जो कॉम्बिनेशन था विशेषण और विशेष्य की, उसमें उत्तर पद जो है वो पूर्व पद की विशेषता बता रहा था, लेकिन यहाँ पर विशेषता की बात हम नहीं करेंगे, यहाँ पर हम तुलना की बात करेंगे, कंपैरिजन की बात करेंगे। अब यहाँ पर आइए देखते हैं। पहला उदाहरण है विद्या धन। यहाँ पर जो मुख्य शब्द है वो है विद्या। पूर्व पद जो है वो मुख्य है क्योंकि इसकी तुलना की जा रही है, विद्या की तुलना की जा रही है धन से। विद्या हमारे पास एक धन के रूप में होता है। तो यहाँ पर पहला जो है उपमेय है, जो मुख्य है, जिसकी बात हम कर रहे हैं इस शब्द में, और इसकी तुलना हम कर रहे हैं धन से। तो जिससे तुलना की जा रही है उसे कहा जाएगा उपमान। तो यहाँ पर मुख्य है विद्या और इसकी तुलना हो रही है धन के साथ। विद्या भी एक तरह का धन ही होता है। दूसरा शब्द देखिए नर सिंह। यहाँ पर नर, नर मतलब मनुष्य, नर की बात हो रही है। इसकी तुलना किससे की जा रही है, सिंह के साथ, मतलब ऐसा नर जो कि सिंह के समान हो। तो यहाँ पर नर है उपमेय जिसके बारे में बात हो रही है और इसकी तुलना हो रही है सिंह के साथ, तो ये सिंह हो जाएगा उपमान। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले समस्त पद भी आपको कर्मधारय समास में मिलेंगे और इन्हें पहचानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप पहचानेंगे शब्द को तभी आप इसका सही विग्रह कर पाएंगे। अब तीसरे तरह का जो समस्त पद यहाँ पर आपको मिलेगा वो इसका उल्टा होगा, पहले उपमान आएगा और उत्तर पद में उपमेय आएगा। तो ऐसे भी कुछ शब्द आइए देख लेते हैं। पहला है कमल नयन। यहाँ पर कमल की बात नहीं हो रही है, नयनों की बात हो रही है, मतलब आंखों की बात हो रही है। आंखों की तुलना किससे की जा रही है, कमल से। तो जिसकी बात हो रही है, जो मुख्य शब्द है वो है
नयन, तो इसे हम उपमेय, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर इसे उपमेय कहा जाता है। तो उपमेय अब पीछे आ गया है और इसके पहले पद में, पूर्व पद में जिससे इसकी तुलना की जा रही है कमल, ये आ गया है यहाँ। तो कमल जो है वो उपमान हो जाएगा, क्योंकि नयन की तुलना हम कर रहे हैं कमल से, और जिसकी तुलना की जाती है वो हो जाता है उपमेय। इसी तरह से एक और है चंद्रमुख। यहाँ पर मुख की बात, मुख मतलब मुखड़ा या चेहरा, चेहरे की बात की जा रही है और उसकी तुलना चंद्रमा से की जा रही है, चंद्र से की जा रही है। तो तुलना जिससे की जाती है वो हो जाता है उपमान, और मुख या फिर चेहरा जो है वो हो गया है उपमेय। तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है ये पहले उपमान आता है और बाद में उपमेय आता है। तो ये जो 3 कॉम्बिनेशन है इनको आपको याद रखना है। तो आइए देखते हैं ये जो तीनों तरह के आपके पास समस्त पद मिलेंगे आपको कर्मधारय समास में, विशेषण विशेष्य वाले, उपमान उपमेय वाले और उपमेय उपमान वाले, इनका विग्रह हम कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन की, विशेषण और विशेष्य। इस तरह के समस्त पदों का जो विग्रह है वो हमेशा है जो लगा करके किया जाता है। अब ये है जो का प्रयोग जो है वो हम कहाँ करेंगे, ये हम इन विग्रह में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप एक एक शब्द को देख करके आप पहचान सकते हैं कि ये सब जो है विशेषण और विशेष्य वाले ही शब्द हैं। जैसे लाल टोपी, यहाँ पर टोपी की विशेषता है कि वो लाल है। अब इसका विग्रह हम है जो लगा करके करेंगे, है जो लगा करके इसका विग्रह होगा लाल है जो टोपी। दूसरा शब्द है महापुरुष, यहाँ पुरुष की बात हो रही है, वो कैसा पुरुष है, महान पुरुष है। महान और पुरुष से महापुरुष बना है। अब इसका विग्रह होगा महान है जो पुरुष। तीसरा है प्रधान अध्यापक, प्रधान और अध्यापक से मिलकर के ये शब्द बना है। अध्यापक की बात हो रही है, वो कैसे हैं, प्रधान है, मतलब मुख्य जो अध्यापक है उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर प्रधान है जो अध्यापक। तीसरा है काली मिर्च, मिर्च की बात हो रही है, मिर्च कैसा है, काली है, तो काली है जो मिर्च। महादेव, महा जो है महान और देव शब्द से बना है, तो महान है जो देव। अगला है महात्मा, महान और आत्मा से मिलकर यह शब्द बना है, तो महान है जो आत्मा। अगला है कृष्ण सर्प, कृष्ण का मतलब होता है काला रंग, तो सर्प कैसा है, उसका रंग जो है कृष्ण है, मतलब काला है, तो कृष्ण, या फिर आप इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं काला है जो सर्प, ऐसा सर्प जो कि काले रंग का है। इसके बाद ये जो 3 समस्त पद हैं वो आते हैं इसी कॉम्बिनेशन के अंतर्गत, लेकिन इनका विग्रह थोड़ा सा अलग होता है। अब इसमें क्या थोड़ा सा अलग है, आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पर पर्णकुटी, पर्ण का अर्थ होता है पत्ता या लीफ, तो पत्तों से बनी हुई जो कुटिया होती है, छोटा सा हट होता है, उसे हम पर्णकुटी कहते हैं। इसका जो विग्रह है हम है जो लगा करके नहीं कर सकते हैं, ये सही नहीं होगा। लेकिन ये जो शब्द हैं वो विशेषण और विशेष्य के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि देखिए कुटी जो है, मतलब कुटिया जो है, उसकी विशेषता क्या है, वो पर्ण से बनी है, पत्तों से बनी है। उसी तरह से वन मानुष, मानुष, मानुष मतलब मनुष्य, मनुष्य की क्या विशेषता है कि वो वन में रहता है। पनचक्की, पनचक्की मतलब पन का अर्थ है यहाँ पर पानी, और पानी से चलने वाली चक्की, चक्की की विशेषता है कि वो पानी से चलती है। ये 3 समस्त पद ऐसे हैं जिनमें हम है जो लगा करके इसका विग्रह नहीं कर सकते, लेकिन ये जो तीनों शब्द हैं वो विशेषण और विशेष्य वाले समस्त पद के अंतर्गत ही आते हैं। तो आइए देखते हैं इनका विग्रह हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे पर्ण, या फिर आप लिख सकते हैं पत्ते से बनी कुटी। आगे है वन मानुष, वन मानुष का हो जाएगा वन में रहने वाला मानुष, या फिर मनुष्य आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद पंचक्की, ये हो जाएगा पानी से चलने वाली चक्की। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य के अंतर्गत इस तरह के भी शब्द दिए जा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर शब्दों को, समस्त पदों को पहचानना है कि वो किस तरह का है, वो उपमान उपमेय वाला है या विशेषण विशेष्य वाला है। ये तीनों ही शब्द जो हैं विशेषण विशेष्य वाले शब्द हैं, इसीलिए इनका विग्रह जो है ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इस तरह से है जो लगा करके इनका विग्रह नहीं किया जा सकता। तो ये जो हो गया कर्मधारय के अंतर्गत विशेषण विशेष्य के कॉम्बिनेशन में आने वाले शब्दों का विग्रह। अब यहाँ पर विशेषण विशेष्य के अंतर्गत और भी बहुत सारे शब्द आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यास के लिए विशेषण विशेष्य वाले और भी बहुत सारे शब्द मैंने लिखे हैं, इनको मैं यहाँ पढ़ नहीं रही हूँ। यहाँ पर इन सारे अभ्यास प्रश्नों का पीपीटी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो ये सारे जो समस्त पद हैं इनका भी आप जरूर अभ्यास करें, ये भी विशेषण विशेष्य वाले समस्त पद के अंतर्गत ही आते हैं। अब दूसरे तरह का जो समस्त पद है वो है उपमेय और उपमान वाला। यहाँ पर पूर्व पद जो है वो उपमेय होना चाहिए और दूसरा पद जो है वो उपमान होना चाहिए। इस तरह के समस्त पद का जब हम विग्रह करेंगे तो उसमें रूपी का प्रयोग करना है। जैसे पहले वाले में हमने
है जो का प्रयोग किया। अब यहाँ पर उपमेय और उपमान वाले समस्त पद में हम रूपी का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं एक एक करके ये उदाहरण। स्त्री रत्न, यहाँ पर स्त्री जो है इनकी बात हो रही है। स्त्री शब्द जो है वो मुख्य है क्योंकि स्त्री की तुलना हम कर रहे हैं रत्न के साथ। रत्न मतलब होता है कीमती पत्थर। तो यहाँ पर स्त्री उपमेय है और रत्न जिससे इसकी तुलना की जा रही है वो है उपमान। तो इसका विग्रह हो जाएगा, बहुत ही आसान है, स्त्री रूपी रत्न। दूसरा है चरण कमल। चरण की तुलना हो रही है कमल के साथ, तो यहाँ पर इसका भी विग्रह होगा चरण रूपी कमल। तीसरा है विद्या धन। यहाँ पर विद्या मुख्य शब्द है और इसकी तुलना हम कर रहे हैं धन के साथ। विद्या जो है धन के समान इसे माना गया है, तो विद्या रूपी धन। अगला शब्द है वचनामृत। वचन और अमृत से मिलकर के ये शब्द बना है। वचन है पूर्व पद, अमृत है उत्तर पद। तो वचन की तुलना की गई है अमृत से, ऐसा वचन जो कि अमृत के समान है, तो वचन रूपी अमृत। अगला है नर सिंह। नर मतलब मनुष्य, सिंह नर की तुलना ऐसा नर जो कि सिंह के समान है। तो नर है यहाँ पर मुख्य उपमेय और सिंह है उपमान जिससे इसकी तुलना की जा रही है, तो नर रूपी सिंह। अगला है क्रोधाग्नि। क्रोध और अग्नि से मिलकर के ये शब्द बना हुआ है। क्रोध की तुलना अग्नि से की जाती है, तो यहाँ पर क्रोध रूपी अग्नि। अगला है देहलता। देह का मतलब है शरीर। देह की तुलना जो है वो लता। लता मतलब क्लाइंबर, जो एक पौधा होता है जो सहारा लेकर के ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो इसे लता कहा जाता है। तो यहाँ पर शरीर जो है वो इतना कमजोर और इतना दुबला पतला है कि उसकी तुलना हम लता के साथ कर रहे हैं, देह रूपी लता। ग्रंथ रत्न। यहाँ पर ग्रंथ का मतलब है ज्ञानवर्धक पुस्तकें, और पुस्तक जो है उसकी तुलना की जा रही है रत्न के साथ। जो कीमती पत्थर होते हैं उनसे इसकी तुलना की जा रही है, तो ग्रंथ रूपी रत्न। अगला है संसार सागर। संसार की तुलना सागर से की जा रही है, तो संसार रूपी सागर। अगला जो शब्द है भवजल। भवजल शब्द का अर्थ यही होता है संसार रूपी सागर। भव रूपी जल, संसार रूपी सागर। भव का मतलब है संसार, रूपी सागर, जल जो है समुद्र से इसकी तुलना की गई है। तो इस तरह से उपमेय और उपमान वाले जो समस्त पद हैं उनका विग्रह हम रूपी लगा करके करेंगे। तो यहाँ पर फिर से एक बार मैं यही आपको बोलूंगी कि यहाँ पर कर्मधारय समास में आपको शब्दों को पहचानना, समस्त पद को पहचानना कि वो किस कैटेगरी में आते हैं, ये बहुत जरूरी। शब्दों को जब आप पहचानेंगे तभी इसकी सही विभक्ति के साथ आप इसका विग्रह जो है वो कर पाएंगे। आइए देखते हैं तीसरे तरह का जो समस्त पद है कर्मधारय समास में, उसका विग्रह कैसे होगा। अब यहाँ पर तीसरे तरह का जो समस्त पद है उसमें उपमान पहले आएगा, मतलब जिससे तुलना की जा रही है वो पहले आएगा, और जिसकी तुलना हो रही है उपमेय वो बाद में आएगा। तो यहाँ पर ऐसे शब्दों को मैंने लिखा है। इसका जो विग्रह है, विग्रह करते समय इसमें हम के समान का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है कि पहले में है जो, दूसरे में रूपी, और तीसरे तरह के कॉम्बिनेशन में के समान का प्रयोग विग्रह के समय करना है। कमल नयन। कमल नयन, कमल के समान नयन। यहाँ पर नयनों की तुलना हो रही है कमल से, तो यहाँ पर नयन जो है ये उपमेय है और कमल जो है अब उपमान हो गया। ये जो कॉम्बिनेशन है ये उलट गया है। घन श्याम। अब यहाँ पर श्याम मतलब कि जो कृष्ण है उनकी तुलना हो रही है घन के साथ। कृष्ण का जो रंग है वो भी काला होता है, तो श्याम की तुलना हम घन से, काले बादलों से कर रहे हैं। तो यहाँ पर घन के समान श्याम। अब यहाँ पर दूसरा शब्द है प्राण प्रिय, मतलब कि प्रिय की तुलना हो रही है। अपने जो नज़दीकी लोग हैं, अपने जो प्रियजन हैं, वो हमें प्राणों से भी प्रिय हैं, तो उनकी तुलना हम प्राण से कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्राणों के समान प्रिय। अगला है कनक लता। कनक का मतलब है स्वर्ण, सोना, और इसकी तुलना हम लता से कर रहे हैं, तो यहाँ पर कनक के समान लता। अगला है कमल चरण। अब ये जो शब्द है बिल्कुल कमल नयन के समान ही है, तो इसका भी विग्रह कमल के समान चरण। मृग लोचन। यहाँ पर लोचन, लोचन का मतलब है नेत्र। नेत्र की तुलना जो है वो मृग की आंखों से की जा रही है, तो मृग के समान लोचन। अगला है चंद्रमुख। मुख की तुलना चंद्र से की जा रही है, चंद्र के समान मुख। मुख का मतलब है चेहरा। कुसुम कोमल। कुसुम है फूल और कोमल, कोमलता की तुलना फूल से की जा रही है। कोई ऐसा है जो कि कोमल है, और वो कैसा कोमल है, बिल्कुल फूलों के समान कोमल है। इसका जो विग्रह भी होगा कुसुम के समान कोमल। तो इस तरह से ये जो शब्द हैं इनका विग्रह हम बहुत ही आसानी से के समान लगा करके कर सकते हैं। तो ये कर्मधारय समास में 3 तरह के समस्त पदों को पहचान लेना है आपको, और उसी के हिसाब से आपको जो विभक्ति है वो लगा करके आपको इनका विग्रह कर लेना है। तो आइए देखते हैं अब आगे बहुव्रीहि समास में किस तरह के समस्त पद आएंगे और उनका विग्रह हम कैसे कर सकते हैं।
अब इसके बाद जो अंतिम भेद है समास का वो है बहुव्रीहि समास। यहाँ पर इसके कुछ नियम हैं, आइए हम देख लेते हैं। दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। दोनों पद का मतलब है पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। तो फिर कौन सा पद प्रधान होता है? समस्त पद किसी अन्य संज्ञा पद का बोध कराती है। जो समस्त पद होता है उसका जब हम विग्रह करते हैं तो वो जो है वो किसी अन्य पद के बारे में बता रहा हो। ये जो नियम है, जब हम ये प्रश्न करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी देख लेते हैं कि विग्रह करने पर इसमें कौन कौन सी विभक्ति या किनकी सहायता से हम इसका विग्रह करते हैं। बहुव्रीहि समास में आने वाले जो समस्त पद हैं उनका विग्रह हम वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिससे और जो लगा करके इसका विग्रह हम करते हैं। अब इन सारी चीजों को आप और अच्छे से समझ पाएंगे जब हम इसका अभ्यास करेंगे। तो आइए देखते हैं। नीलकंठ। अब यहाँ पर जो नीलकंठ है इसमें पूर्व पद नील है और उत्तर पद कंठ है, लेकिन यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि दोनों ही पद इसमें प्रधान नहीं होते हैं और ये जो समस्त पद है ये किसी तीसरे संज्ञा पद के बारे में बता रहा होता है। नीलकंठ हम किसे कहते हैं? नीलकंठ हम शिव जी को कहते हैं, जिनका कि कंठ जो है वो विष पीने की वजह से नीला रंग का दिखाई देता है। तो शिव जी के लिए भी हम नीलकंठ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये जो समस्त पद है हमें शिव भगवान के बारे में बता रहा है। तो इसका विग्रह हम करेंगे। नीला है कंठ जिसका, यहाँ पर अर्थात आप यहाँ पर लिखेंगे शिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नियम के अनुसार जिसका लगा करके हमने इसका विग्रह किया है। इसी तरह से इसका विग्रह होगा नीला है कंठ जिसका, और अर्थात करके जो संज्ञा पद के बारे में जो ये समस्त पद बता रहा है उसे भी आपको अर्थात करके लिखना है। अब यहाँ पर जो दूसरा शब्द है वो है चक्रधर। चक्र को धारण करने वाला, मतलब यहाँ पर धर मतलब पकड़ने वाला। तो यहाँ पर चक्र जो है वो किसके हाथ में रहता है? आप देखेंगे अगर भगवान विष्णु की आप फोटो देखेंगे तो उसमें आपको साफ साफ दिखाई देगा कि उनके हाथ में एक हमेशा चक्र वो रहता है। तो यहाँ पर ये जो चक्रधर समस्त पद है ये हमें भगवान विष्णु के बारे में बता रहा है। तो इसका विग्रह होगा चक्र को धारण करने वाला, और यहाँ पर अर्थात करके आप फिर से यहाँ पर विष्णु लिखेंगे। इसके बाद वाला जो शब्द है पीतांबर। पीतांबर जो शब्द है वो पीत मतलब पीला रंग, और अंबर, ये दोनों ही पूर्व पद और उत्तर पद से बना हुआ है पीतांबर। तो यहाँ पर पीतांबर का मतलब है पीले वस्त्र जो धारण करते हैं उन्हें पीतांबर कहा जाता है, अर्थात जिसके जो कपड़े हैं वो पीले रंग के हैं। पीला है अंबर, अंबर मतलब वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण हमेशा पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, तो यहाँ पर अर्थात श्री कृष्ण आप लिखेंगे। तो ये जो समस्त पद है ये किसी अन्य संज्ञा पद के बारे में बता रहा है, और वो अन्य संज्ञा पद है श्री कृष्ण। इसके बाद है लंबोदर। यहाँ पर है लंबा और उदर, उदर मतलब पेट। इन दोनों ही शब्दों से मिलकर के ये शब्द बना हुआ है। तो यहाँ पर लंबा है उदर जिसका, और ये जो शब्द है ये गणेश जी के बारे में ये बता रहा है, अर्थात गणेश। तो इस तरह से ये जो समस्त पद हैं ये हमें किसी तीसरे पद के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को हम बहुव्रीहि समास के अंतर्गत रखते हैं, और इन्हें पहचानना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप इनका विग्रह जो है वो इन सारे विभक्तियों की सहायता से कर सकते हैं। तो आइए कुछ और शब्द हम जल्दी से देख लेते हैं। अगला जो शब्द है दशानन। यहाँ पर दस और आनन, आनन का मतलब होता है सिर। 10 सिर किसके होते हैं? सिर्फ रावण के ही 10 सिर होते हैं। तो यहाँ पर इसका विग्रह होगा 10 हैं आनन जिसके। आनन मतलब सिर जिसके, अर्थात रावण। तिरंगा, तिरंगा जो है हमारे देश का जो झंडा है उसे भी हम तिरंगा कहते हैं। तो यहाँ पर 3 रंगों वाला, अर्थात भारत का राष्ट्रध्वज। तो यहाँ पर इसके विग्रह में आपको इस तरह से पूरा का पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तीसरा पद जो है, तीसरा संज्ञा पद जो है वो भी आपको लिखना होगा। चक्र पाणी, चक्र मतलब हाथों में धारण करने वाला चक्र, और पाणी का मतलब होता है हाथ। अब यहाँ पर ऐसा संज्ञा पद जो कि हाथों में चक्र को धारण करते हैं। तो यहाँ पर चक्र है पाणी, या फिर हाथ भी आप लिख सकते हैं। चक्र है हाथों में जिसके, अर्थात विष्णु। तो चक्र है हाथों में जिसके, अर्थात विष्णु। महावीर। अब ये जो शब्द है महावीर, ये महान और वीर शब्द से मिलकर के बना हुआ है। महान जो है पूर्व पद है और वीर जो है उत्तर पद है। अब ये जो समस्त पद है वो हम हनुमान जी के लिए भी प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो विग्रह होगा महान वीर है जो, अर्थात हनुमान। अगला शब्द है मयूर वाहन। मयूर वाहन का मतलब है ऐसा कोई है जिसका कि वाहन जो है वो मयूर है, वाहन के रूप में वो मयूर का प्रयोग करते हैं। तो वो एक ही है, कार्तिकेय। तो यहाँ पर मयूर है वाहन जिसका, अर्थात कार्तिकेय।
आगे है चंद्रशेखर। शेखर का मतलब होता है माथा, सिर, और चंद्र, चंद्र का मतलब होता है चांद। तो ऐसा कोई जिसने अपने सिर पर चांद को धारण किया हुआ है, और वो एक ही है शिव। तो यहाँ पर इसका विग्रह होगा चंद्र है शेखर पर जिसके, अर्थात शिव। आगे है मृगेंद्र। अब यहाँ पर मृगेंद्र जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, मृग और इंद्र। इंद्र का जो मतलब है यहाँ पर राजा से लिया गया है। अब यहाँ पर मृगों का राजा जो है वो सिंह कहलाता है। यहाँ पर इसका विग्रह होगा मृगों का इंद्र है जो। अब यहाँ पर इंद्र जो है वो भगवान इंद्र से संबंध नहीं रखता है, बल्कि ये है राजा। राजा शब्द के लिए इंद्र का प्रयोग किया गया है। तो इसे आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, मृगों का इंद्र है जो, अर्थात सिंह। सिंह को मृगेंद्र भी कहा जाता है। सिंह का पर्यायवाची मृगेंद्र भी होता है, अर्थात सिंह। आगे का शब्द है मृत्युंजय। मृत्युंजय जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, मृत्यु और अजय। तो यहाँ पर जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो, अर्थात शिव के लिए हम मृत्युंजय शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका विग्रह होगा मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात शिव। आगे है वीणा पाणी। वीणा जो है एक वाद्य यंत्र है, और पाणी का मतलब है हाथ। तो ऐसा कोई जिसके हाथों में हमेशा वीणा रहती हो, तो ये सिर्फ एक ही है, वो है सरस्वती। तो वीणा है पाणी में जिसके। यहाँ पर पाणी को आप ब्रैकेट में हाथ भी लिख सकते हैं, अर्थात सरस्वती। आगे है चतुर्मुख। चतुर का मतलब है चार, और मुख का मतलब है चेहरा। ऐसा कोई जिसके कि चार मुख हैं। तो यहाँ पर चार मुख जो हैं वो सिर्फ ब्रह्मा के ही हो सकते हैं। तो ये जो समस्त पद है वो ब्रह्मा जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। चार है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। अब यहाँ पर आखिरी शब्द है गिरधारी। गिर का मतलब है पहाड़, और धारी का मतलब है धारण करने वाला। ऐसा कोई जिसने पहाड़ को धारण कर लिया था, और ये सिर्फ एक ही है, वो है कृष्ण जी। तो गिर को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पूर्व पद और जो उत्तर पद है वो दोनों ही मुख्य नहीं होते हैं। अब यहाँ पर बहुव्रीहि समास में ये जो शब्द है वो किसी तीसरे संज्ञा शब्द के बारे में बता रहा होता है। जितने भी हमने यहाँ पर विग्रह किए सब में आप देखेंगे कि अर्थात करके कोई तीसरा संज्ञा पद इसमें जरूर लिखा गया है। तो इसी तरह से बहुव्रीहि समास के शब्दों का विग्रह करते समय आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो बच्चों, आज हमने कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास को उदाहरण के साथ समझा है। तो आशा है आपको इन सभी का उदाहरण और साथ ही साथ जो विग्रह है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समास को लेकर के कुछ और भी पॉइंट्स जो हैं वो रह गए हैं, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। इनको हम आगे ज़रूर देखेंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।